नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब भी जलवा बरकरार है। यही कारण है कि बीजेपी की कोई भी लीडर उन विवादित बयानों को नहीं छेड़ता जिससे मुख्यमंत्री को ऐतराज हो। चाहे दिल्ली में कितना हो भी डंका बजा ले बीजेपी, लेकिन बिहार में अभी भी नीतीश कुमार का भय व्याप्त है बीजेपी के अंदर। यही कारण है कि आज सहयोग कार्यक्रम में मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे जनसंख्या नियंत्रण या जातीय जनगणना को लेकर के जब सवाल किया गया तो उन्होंने कड़नी काटते नजर आए। सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। ये निश्चित रूप से कोई भी मृत्यु होती है तो वह बहुत ही पीड़ादायक होता है, लेकिन आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यह जिस बीमारी की चर्चा आप कर रहे हैं, इसका 3 साल पहले बहुत बुरा प्रभाव हम लोगों ने देखा है और उसके पूर्व में भी आज से दशक वर्ष पूर्व भी इसको देखा हम लोगों ने। और जितने सुधारात्मक उपाय करने थे वो सारे उपाय किए गए हैं। चाहे वो मुजफ्फरपुर के अंदर देश का सबसे बड़ा पिकू अस्पताल बनाना हो, वो किया गया। व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए पीएचसी तक लोगों को ट्रेनिंग देनी हो तो वो किया गया है। एईएस के किट्स भेजे गए हैं ताकि हम बच्चों को तुरंत बेहतर इलाज कर सकें। एम्बुलेंस की व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया है। एम्बुलेंस के अलावे भी यदि कोई स्वयं से बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचता है तो उसके लिए भी तुरंत कैश पैसा उस गाड़ी के भाड़े का भुगतान करने का व्यवस्था किया गया है। हर प्रकार की व्यवस्थाएं की गई और उसका परिणाम आपको दिखा होगा कि पिछले 3 वर्षों से इस बीमारी का जो आंकड़ा था उसमें बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। और इस साल भी 5वां महीना बीतने जा रहा है, इस साल भी उस आंकड़े में कमी है। लेकिन यदि 1-2 कोई मामला आता है तो वह हमारे लिए दुखद होता है और हमारे चिकित्सक, हमारा पूरा सिस्टम उन चीज़ों को ठीक करने में लगा रहता है। और आज इसी का परिणाम है कि जहाँ तक अभी मुझे याद है, जो मैंने अंतिम रिव्यू एईएस को लेके लगभग 15 दिन पूर्व अधिकारियों के साथ किया था, इस साल की कैजुअलिटी 2 एईएस की थी, 1 जेई की थी। अब ये आज आप बोल रहे हैं, अभी जो जानकारी आ रही है, तो ये कैजुअलिटी भी कम हुआ है। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि कैजुअलिटी कैसे और रोके, तो ये काम हम लगातार करते रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का स्टैंड जो है वो जातीय जनगणना के खिलाफ है। आपके बहुत सारे नेताओं ने भी कहा है, क्योंकि आप कैबिनेट में हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि कैबिनेट में भी लाएंगे। तो बीजेपी का क्या स्टैंड है जातीय जनगणना को? देखिए, नीतिगत बातें जो भी होती हैं, हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं और ऐसे सभी नीतिगत विषयों पे माननीय उप मुख्यमंत्री जी योग्य स्थान पे जो बातें करनी होती है वो करते हैं। कैबिनेट में अगर नीतीश जी ने कहा कि लाएंगे तो आप लोग मैंने कहा, हम लोग के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं और ऐसे विषयों की चर्चा जहाँ करनी होती है तो योग्य स्थान पे हमारे नेता करते हैं। ऐसे लेकर आपकी राय क्या है सर? ये नेता और नीति की बात है। हमारे नेता उचित स्थान पे सर, आप भी कुछ सोचते होंगे ना सर? मैं तो अभी आप ही को खोज रहा था। ये मैंने कहा ना, सभी विषय पे सभी को विचार व्यक्त नहीं करता। नेता हमारे उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी, तो तारकिशोर जी को जहाँ जो बात करनी है जिस योग्य स्थान पे वो करते हैं। नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी ने 2 बार जब भी बिहार विधानमंडल से जब प्रस्ताव पारित हुआ था तो उस समय समर्थन में बीजेपी भी रही है और बीजेपी का सहयोग तो रिकॉर्ड पे है। तो क्या अब स्टैंड कुछ अलग है इससे? क्योंकि इस पर आपने कहा कि नेता इस पर बताएं। हाँ, जो आपने चर्चा की वो रिकॉर्ड पे है और ये बातें जो आप पूछ रहे हैं, ये बातें तो हमारे नेता करेंगे ना। तो हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी वो करेंगे। क्या ये कहा जा रहा था कि देरी इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी इस पर फैसला नहीं कर पा रही? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं समझता। कई तात्कालिक कारण रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया भी है, कोरोना का कारण रहा, चुनाव कारण रहा, तो ये सारे कारण रहे हैं। तो जब उचित समय और उचित स्थान पे सारी बातें होंगी। तो आप सरकार की बात कह रहे हैं कि सरकार के बारे में जो भी नीतिगत बात होगी वो तारकिशोर प्रसाद जी कहेंगे डिप्टी सरकार और संगठन दोनों। लेकिन संगठन में जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो यहाँ पर सबसे ऊपर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार कहा सरकार में संगठन के ही लोग हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी की वजह से देरी हो रही है और कैबिनेट का बैठक नहीं हो पा रहा, बीजेपी से नहीं हो पा रही। मैं इन विषयों पे बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। ऐसे विषय जो भी होते हैं, मैंने कहा कि हम हमारे नेता बोलते हैं, बात करते हैं, उचित फोरम पे चर्चा होती है, तो जब चर्चा होना होगा तो होगा। ये क्लैरिफाई कर दीजिए कि संगठन वाले लोग भी सरकार में ही होते हैं। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि संगठन में जो तय होगा वही सरकार में नहीं, आप तो नई बात हमसे पूछ रहे हैं। सरकार कैसे बनती है, फॉर्म कैसे होता है? सरकार तो फॉर्म होता है जिस पार्टी के लोगों का बहुमत या गठबंधन का बहुमत होता है, उसी का होता है। सरकार में तो पार्टी के ही लोग जाते हैं। तो मेरा यही सवाल था कि क्या पार्टी का जो स्टैंड है ये वो प्रश्न सरकार जो आपका है, ये प्रश्न में ही आपका जवाब समाहित है कि पार्टी के लोग ही सरकार में होते हैं। आप जो पूछते हैं उसी में आपका जवाब दिए। जातीय पार्टी जो कहेगी वही पार्टी के लोग ही सरकार में होते हैं और सरकार जो फॉर्म होती है वो पार्टी और गठबंधन से ही होती है। जातीय जनगणना पर सर आपका व्यक्तिगत राय क्या है? व्यक्तिगत राय से नीति नहीं बनती। सुशील मोदी जी भी ट्वीट भी किए। इतना ही कह सकता हूँ कि जो उचित नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है, जिसको जिम्मेदारी होती है, वो इन सारे कार्यों को देखता है और वो देख रहे हैं। ज्ञान व्यापी को लेकर के सब जगह चर्चा हो रही है। क्या बिहार में भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर भी कई बार इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और विवाद भी हुआ है, तो क्या वहाँ भी इस तरह की मांग होगी क्या बीजेपी की तरफ से? क्योंकि बीजेपी देखिए, जहाँ तक ज्ञान व्यापी का मामला है, न्यायालय में मामला था, न्यायालय के निर्देश पे सब कुछ हुआ है और जो कुछ भी चीज़ें वहाँ प्रत्यक्ष रूप से सामने आई हैं वो ऑन रिकॉर्ड है। तो जो रिकॉर्ड में है वो कोर्ट में सामने जाएगा। तो फिर जो लोग वहाँ सरकार और न्यायालय की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे, वो सारी बातों को ऑन रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके आधार पर सारे निर्णय होंगे। और कोई भी जो ऐतिहासिक तथ्य है, साक्ष्य है, तो जब कुछ सामने आता है तो फिर उसमें जो पुरातात्विक लोगों के भी जो विचार होते हैं, उन सारे विषयों को समाहित करके निर्णय किया जाता है। वहाँ के इतिहास के संदर्भ, उसका इतिहास क्या रहा, तो कोई सत्य छिपता नहीं है, सामने आता ही। लेकिन मुस्लिम प्रश्न में वो बोल रही है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद था, मस्जिद ही रहेगा, वो मंदिर नहीं था। मेरी कोई ना तो टिप्पणी है, ना मैं कोई ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि सत्य सत्य होता है, सत्य सामने आता ही है। और जो इस लोकतंत्र के अंदर कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत ही सारे कार्य होते हैं। और वहाँ भी जो कुछ हुआ है वह उस नियम और कानून के तहत ही हुआ है, और आगे भी जो कुछ होगा नियम कानून के तहत ही होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना जरूरी है सर? देखिए, मैंने बराबर, चूँकि मेरा स्वास्थ्य विभाग है, तो परिवार कल्याण कार्यक्रम 1952 से इस देश में चल रहा है। उसमें परिवार नियोजन इसका नाम था। तो कुल मिला के उद्देश्य यही होता है कि हम कैसे राज्य के विकास को रफ्तार दे सकें। और हमारा बिहार राज्य जो है, यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो देश में सर्वाधिक है। हम बिहार के लोग जो हैं, उनके ज़मीन पर प्रति हेक्टेयर ज़मीन पर प्रति व्यक्ति की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। तो ज़मीन पर दबाव बहुत ज़्यादा है। ज़मीन पर दबाव जब ज़्यादा होता है, मतलब टुकड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो नेचुरली कृषि के उत्पादन पे भी उसका असर पड़ता है, इकोनॉमी पे असर पड़ता है। तो कुल मिला के परिवार को नियोजित करना, परिवार को बेहतर करना, शिक्षित करना और परिवार का कल्याण जिसमें हो, उस बात की चिंता करना,
तो यह चिंता पूरी दुनिया करती है, पूरा देश भी कर रहा है और पूरे देश में आज TFR 2 हो गया है और बिहार में भी 2005 तक TFR 4.2 था जो घट के आज 3 पे आ गया है। तो ये TFR भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कुल मिला के परिवार की बेहतरी की चिंता हम सब करते हैं। सर एक जो आंकड़ा है जो चिंता बनाने वाली है कि 2016-17 में महिला बंधेकरण था, उसकी संख्या लगभग 5 लाख के आसपास थी, जो घटकर 3.5 लाख आ गई है। तो फिर ऐसे में कैसे अब आप एग्जैक्ट नंबर जो बोल रहे हैं वो लगता है शायद सही नहीं है। जो महिला बंध्याकरण है वो तो लगभग उतना ही है या बहुत मामूली गिरावट पिछले 2020 और 21 में इस कोरोना के कारण आई है। पुरुष बंध्याकरण में जरूर थोड़ा कमी इन्हीं 2 वर्षों में आया। तो जो अस्पताल नीचे PHC से लेकर सदर अस्पताल और बाकी तक जो ये बंध्याकरण का परिवार कल्याण कार्यक्रम का कार्यक्रम चलता था, तो कोरोना के कारण ध्यान तो कोरोना की तरफ स्वाभाविक रूप से ज़्यादा रहा। जो हमारे चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी रहे वो उस पर ज़्यादा ध्यान दिए, तो थोड़ा सा इसमें अंतर आया है। अभी 5-7 दिन पहले राज्य स्तरीय इसकी मैंने बैठक भी ली थी और फिर इन सारे कार्यक्रमों की तरफ धीरे धीरे जितने हमारे हेल्थ के सारे प्रोग्राम्स और प्लान्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। मंत्री जी, सीमांचल इलाके में जो आपकी योजना है वो बहुत अच्छे से काम, जो वहाँ के जो आंकड़े आते हैं परिवार नियोजन और तमाम चीज़ों के, वो सीमांचल इलाके में रेशियो कम क्यों रहता है बाकी अन्य जगहों से? देखिए ये तो शोध का विषय है। कुल मिला के हम सब लोग को लगातार प्रयास करते रहना। सवाल ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है या परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1952 में इस देश में शुरू हुआ, वो आपने कह तो दिया। पर सवाल है कि कानून की जरूरत है कि नहीं? 70 क्योंकि वर्ष जिस तरह से संख्या विस्फोट 70 वर्ष पूर्व जिस व्यवस्था की ओर उस समय की तत्कालीन सरकार का ध्यान गया था, 70 साल पूर्व ही उस समय की तत्कालीन सरकार ने इस बात की आवश्यकता महसूस की थी कि देश को हमको समेकित रूप से दुनिया के सामने विकसित बनाना है, देश को संपूर्ण रूप से विकास की ओर ले जाना है। तो परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाना होगा, परिवार को नियोजित रखना होगा, शिक्षित रखना होगा, ऐसे परिवेश पैदा करने होंगे जिसमें हम लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दे सकें, बेहतर तरीके से कृषि उत्पादन कर सकें, कृषि का व्यवसाय कर सकें। सारी चीज़ों पे ध्यान रहता है और ओवरऑल जो विषय है वो विकास से जुड़ा होता है, डेवलपमेंट से जुड़ा होता है। आप देखेंगे कि जहाँ ये TFR 2 के आसपास रहता है वहाँ का पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होता है और लोग बेहतर जीवन जीते हैं। तो कैसे हमारे देशवासी बेहतर जीवन जिए, इसका प्रयास हमको लगातार करते रहना। मंत्री जी, बहुत सिंपल सवाल है, एक मिनट, बहुत सिंपल सवाल है। देश की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में आप कहते हैं कि जनसंख्या कानून की जरूरत है और यहाँ पर आप स्पष्ट नहीं बोल पाते। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन में है इसीलिए आप इस तरह से सीधे बोलने में आप हिचक रहे हैं? बोल रहा हूँ नहीं, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ। हाँ, तो क्या केंद्र में तो है ना जनसंख्या जो मैं बोलता हूँ वही सही है ना। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री आपको बता रहा है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए 1 सप्ताह पहले ही मैंने बैठक की और जो योजना हमारी भारत कानून के बारे में पूछ रहे हैं, वो व्यवस्था क्या है? परिवार कल्याण कार्यक्रम ही है, परिवार को नियोजित करना जो 1952 से चला रहा है और वो इसलिए करना ताकि हम डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से अचीव कर सकें। कानून मैं जो कह रहा हूँ उसको आप नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ कि हम उसको इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तभी तो 4.2 से 3 पर आया है। यदि हम 1 मिनट पहले समझाने दीजिए प्रकाश जी, यदि हम नहीं प्रयास किए होते, सरकार ने प्रयास नहीं किया होता, विभाग ने नहीं किया होता, तो 4.2 से 3 पे नहीं आता, ऑल इंडिया 2 पे नहीं आता। तो और इस पूरे प्रयास में संपूर्ण देशवासियों का सहयोग है, तभी तो कानून की जरूरत नहीं है। भाई पूरा संपूर्ण देशवासियों का सहयोग है, तभी तो यहाँ तक पहुँचे। सर हम तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर इससे जुड़ा एक सवाल है, मिथिलांचल और सीमांचल के इलाके में जहाँ पे जनसंख्या दर में ज़्यादा है, खासकर एक धर्म विशेष का, तो क्या वहाँ पे कुछ विशेष उपाय कार्यक्रम की जा रही है? मैंने कहा ये सारे आपके लिए चर्चा और शोध के विषय हो सकते हैं। हम भी वैसे जगहों पे विशेष प्रयास करते हैं, लेकिन ओवरऑल हमको स्टेट का TFR कैसे कम करना है इस पे हम सब लोग काम करते हैं और फिर अलग अलग जिला ब्लॉक इकाई पे भी उस तरीके से योजना कार्यक्रम चलाते हैं। धन्यवाद।